9 मई 1988 दोपहर 1 बजे अमृतसर, पंजाब। स्वर्ण मंदिर परिसर के बाहर धूप तेज थी। चारों तरफ एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। लेकिन यह शांति किसी तूफान से पहले की नहीं थी, बल्कि एक खूनी इतिहास के दोहराए जाने के डर से उपजी थी। सीआरपीएफ के डीआईजी एसएस विर्क मंदिर के चारों ओर बनाए गए सुरक्षा घेरे का निरीक्षण कर रहे थे। वो परिक्रमा के पास एक इमारत की छत पर खड़े होकर स्थिति का जायजा ले रहे थे। अचानक ठैं! एक तेज आवाज गूंजी। स्वर्ण मंदिर के अंदर छिपे एक स्नाइपर ने ट्रिगर दबाया था। गोली सीधे डीआईजी विर्क के जबड़े को चीरती हुई निकल गई। वो खून से लथपथ होकर गिर पड़े। ये वही क्षण था जब भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की सांसें थम गई थीं। क्या ये 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार दोबारा होने जा रहा था? क्या फिर से टैंक स्वर्ण मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ेंगे? क्या फिर से हजारों बेगुनाहों की जान जाएगी और सिखों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगी? लेकिन इस बार कहानी की पटकथा अलग लिखी गई थी। इस बार टैंकों की गड़गड़ाहट नहीं, बल्कि ब्लैक कैट्स की खामोश पदचाप गूंजने वाली थी। इस बार उद्देश्य मंदिर को नष्ट करना नहीं, बल्कि उसे अपवित्र करने वालों को बिना खून बहाए बाहर निकालना था। यह शुरुआत थी ऑपरेशन ब्लैक थंडर की, एक ऐसा ऑपरेशन जिसे दुनिया के सबसे सफल आतंकवाद रोधी अभियानों में गिना जाता है। 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार ने स्वर्ण मंदिर को उग्रवादियों से मुक्त तो करा लिया था, लेकिन इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। अकाल तख्त क्षतिग्रस्त हो गया था और सिख समुदाय के दिलों में गहरा गुस्सा था। उस गुस्से ने पंजाब में उग्रवाद को खत्म करने के बजाय उसे और हवा दे दी थी। 1986 और 1987 तक आते आते स्थिति फिर से बिगड़ने लगी। चरमपंथी गुटों ने महसूस किया कि स्वर्ण मंदिर उनके लिए सबसे सुरक्षित पनाहगाह है, क्योंकि सुरक्षा बल वहां दोबारा घुसने से कतराएंगे। धीरे धीरे विभिन्न उग्रवादी संगठनों ने फिर से मंदिर परिसर के भीतर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। इनमें प्रमुख थे खालिस्तान कमांडो फोर्स और बब्बर खालसा। मंदिर का दोबारा किले में बदलना। 1988 की शुरुआत तक स्वर्ण मंदिर परिसर फिर से एक सशस्त्र किले में तब्दील हो चुका था। चरमपंथियों ने परिक्रमा के कमरों पर कब्जा कर लिया था। उनके पास AK-47 राइफलें, रॉकेट लॉन्चर, मशीन गन और भारी मात्रा में गोला बारूद था। वे मंदिर के भीतर से ही हत्याओं और जबरन वसूली के आदेश जारी करते थे। स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि मंदिर के ग्रंथी और सेवादार भी डर के साए में थे। सरकार के सामने चुनौती स्पष्ट थी, उग्रवादियों को बाहर निकालना है, लेकिन 1984 की गलतियों को दोहराए बिना। किसी भी कीमत पर मुख्य मंदिर हरिमंदिर साहिब को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए था और जनहानि कम से कम होनी चाहिए थी। इस ऑपरेशन की कमान पंजाब पुलिस के तत्कालीन महानिदेशक डीजीपी KPS गिल के हाथों में थी। गिल को सख्त फैसलों के लिए जाना जाता था, लेकिन इस बार उन्हें ताकत से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करना था। गिल की रणनीति बहुत साफ थी। घेराबंदी करो, थकाओ और आत्मसमर्पण कराओ। इसे ऑपरेशन ब्लैक थंडर नाम दिया गया। यह वास्तव में ब्लैक थंडर 2 था। पहला एक छोटा ऑपरेशन 1986 में हुआ था। इस योजना के मुख्य स्तंभ थे मीडिया की उपस्थिति। ब्लू स्टार के विपरीत, जहां मीडिया को बाहर कर दिया गया था, गिल ने दुनिया भर के पत्रकारों को अमृतसर बुलाया। वे चाहते थे कि दुनिया अपनी आंखों से देखे कि मंदिर के अंदर क्या हो रहा है और सुरक्षा बल कैसे काम कर रहे हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक वॉर थी। NSG का उपयोग। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ब्लैक कैट्स को बुलाया गया। ये विशेष रूप से ऐसी स्थितियों के लिए प्रशिक्षित थे। उनका काम हमला करना नहीं, बल्कि अचूक निशानेबाजी से आतंकियों को हिलने डुलने से रोकना था। धैर्य। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई समय सीमा नहीं। उग्रवादियों को तब तक अंदर रखा जाएगा जब तक वे खुद बाहर ना आ जाएं। 9 मई 1988 डीआईजी विर्क पर गोली चलने के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने पोजीशन ले ली। स्वर्ण मंदिर के चारों ओर ऊंची इमारतों पर NSG के स्नाइपर्स तैनात कर दिए गए। उनका आदेश स्पष्ट था, जो भी हथियार के साथ दिखे उसे निशाना बनाओ, लेकिन मंदिर को खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। 10 से 12 मई
चूहों की तरह बिल में कैद। अगले कुछ दिनों में सुरक्षा बलों ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। बिजली और पानी की सप्लाई काट दी गई। भीषण गर्मी के बीच मंदिर परिसर के उन हिस्सों की बिजली और पानी काट दिया गया जहां उग्रवादी छिपे थे। मनोवैज्ञानिक दबाव। लाउडस्पीकर पर लगातार चेतावनी दी जा रही थी। आत्मसमर्पण कर दो वरना मारे जाओगे। स्नाइपर्स का खौफ। एनएसजी के स्नाइपर्स ने कमाल कर दिया। अगर कोई उग्रवादी पानी पीने के लिए भी सिर उठाता तो उसे सटीक निशाना बनाया जाता। इससे उग्रवादियों में इतना खौफ बैठ गया कि वे कमरों से बाहर निकलने की हिम्मत खो बैठे। परिक्रमा वीरान हो गई। उग्रवादियों को उम्मीद थी कि सेना अंदर घुसेगी और वे शहीद होकर सहानुभूति बटोरेंगे, लेकिन केपीएस गिल ने उन्हें वो मौका ही नहीं दिया। सेना ने बैरक नहीं छोड़े और पुलिस व एनएसजी ने केवल बाहर से दबाव बनाए रखा। मंदिर के अंदर का माहौल नर्क जैसा हो गया था। भीषण गर्मी, पानी की बूंद बूंद को तरसते गले और बाहर मौत बनकर खड़े स्नाइपर्स। अंदर छिपे उग्रवादियों के हौसले टूटने लगे थे। उनके पास हथियार तो बहुत थे, लेकिन लड़ने के लिए कोई दुश्मन सामने नहीं आ रहा था। वे अदृश्य गोलियों का शिकार हो रहे थे। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उग्रवादियों के साथ कुछ आम श्रद्धालु भी अंदर फंस गए थे। उग्रवादी उन्हें ढाल, ह्यूमन शील्ड्स के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। सुरक्षा बलों के लिए यह सबसे बड़ी चिंता थी कि निर्दोष लोगों को कैसे बचाया जाए। 15 मई, निर्णायक मोड़। लगातार गोलीबारी और भूख प्यास से तंग आकर उग्रवादियों के बीच फूट पड़ने लगी। कुछ बाहर निकलना चाहते थे, जबकि कट्टरपंथी उन्हें रोक रहे थे। एनएसजी ने मनोवैज्ञानिक खेल खेलते हुए खाने के पैकेट बाहर रख दिए, जिसे देखकर भूखे उग्रवादियों का संयम टूटने लगा। 18 मई 1988, यह ऑपरेशन का सबसे महत्वपूर्ण दिन था। दोपहर के समय मंदिर के भीतर से हलचल हुई। लाउडस्पीकर पर पुलिस ने आखिरी चेतावनी दी और फिर वो हुआ जिसकी उम्मीद बहुत कम लोगों को थी। दरवाजे खुले और हाथ ऊपर किए हुए मैले कुचैले कपड़ों में लोग बाहर आने लगे। सबसे पहले आम नागरिक और कुछ कम कट्टर उग्रवादी बाहर आए। लेकिन सबसे नाटकीय दृश्य तब बना जब खूंखार आतंकवादी, जिन्होंने कसम खाई थी कि वे लड़ते हुए मर जाएंगे, अपनी जान बचाने के लिए बाहर रेंगते हुए आए। दुनिया भर के टीवी कैमरों ने इस दृश्य को लाइव कैद किया। ये सिखों और दुनिया के लिए एक चौंकाने वाला सच था। जिन लोगों को वे धर्म के रक्षक मान रहे थे, वे अपनी जान बचाने के लिए कायरों की तरह सरेंडर कर रहे थे। मलबा और गंदगी। जब उग्रवादी बाहर आए तो मंदिर की पवित्रता का सच भी सामने आया। हरिमंदिर साहिब के अंदर गंदगी, मलमूत्र और हथियारों का जखीरा मिला। ये देखकर सिख समुदाय की सहानुभूति उग्रवादियों के प्रति पूरी तरह खत्म हो गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय जो गुस्सा सेना के खिलाफ था, वो इस बार उग्रवादियों के खिलाफ हो गया, क्योंकि उन्होंने पवित्र स्थल को अपवित्र किया था। ऑपरेशन ब्लैक थंडर ने पंजाब के उग्रवाद की कमर तोड़ दी थी। यह केवल एक सैन्य जीत नहीं थी, बल्कि एक नैतिक और मनोवैज्ञानिक जीत थी। मिथक का टूटना। इसने इस मिथक को तोड़ दिया कि उग्रवादी अजेय हैं या वे धर्म के लिए शहीद होने को तैयार हैं। जब लोगों ने उन्हें हाथ खड़े करके डरते हुए बाहर आते देखा, तो उनका हीरो वाला दर्जा खत्म हो गया। पवित्रता का अनादर। मीडिया कवरेज ने दिखाया कि उग्रवादियों ने मंदिर को कैसे गंदा किया था। इससे जन समर्थन पूरी तरह से हट गया। एनएसजी का उदय। इस ऑपरेशन ने एनएसजी को भारत की प्रमुख आतंकवाद रोधी शक्ति के रूप में स्थापित किया। उनकी सटीक निशानेबाजी और संयम की दुनिया भर में तारीफ हुई। केपीएस गिल की लेगेसी। इस ऑपरेशन ने गिल को एक सुपर कॉप बना दिया। उनकी रणनीति आज भी दुनिया भर की पुलिस अकादमियों में एक केस स्टडी के रूप में पढ़ाई जाती है कि कैसे बिना भारी बल प्रयोग के संवेदनशील स्थिति को संभाला जाए। जय हिंद, जय भारत।